हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर मैं यशस्वी कौशल आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें एक कहलाता है पैसिव और दूसरा एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की विशेषता यह है कि उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी नीडेड है। अगर एनर्जी है तो वो ट्रांसपोर्टेशन उस सब्सटेंस का हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसी बात को याद रखते हुए कि भाई एनर्जी की ज़रूरत है, और मैं एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर एनर्जी यूज़ हो रही है किसी ट्रांसपोर्टेशन में तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई ना कोई कैरियर जरूर बैठा है, ट्रांसपोर्टर जरूर बैठा है। अब कैरियर या ट्रांसपोर्टर क्या होता है मैं याद दिला दूं आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। पोर्टर तो आप जानते हैं, कुली, तो सामान को ले जाने का काम कुली करता है। वैसे ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन है वो भी एक तरह से कुली का काम करते हैं। वो सब्सटेंसेस को उठाकर सेल के अंदर या सेल के बाहर ले जाते हैं। ये ट्रांसपोर्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लाखों करोड़ों की संख्या में बैठे होते हैं, लेकिन हर ट्रांसपोर्टर की विशेषता अलग है। एक पदार्थ को ले जाने वाला ट्रांसपोर्टर हो सकता है किसी दूसरे पदार्थ को ले जाने से मना कर दे, ये भी हो सकता है। तो ये याद रखना है कि अगर एनर्जी खर्च हो रही है तो ट्रांसपोर्टर 100% होगा। तो इसी चीज़ को याद रखते हुए कि भाई एनर्जी खर्च करने वाला, एनर्जी की सहायता से होने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, वो कई तरह का संभव है। उसी को आज हम पढ़ेंगे, उसी की चर्चा करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की कुछ एक विशेषताएं हमको यहां पे देखनी पड़ेंगी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्टली कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखाता है, कौन कौन से फीचर्स समेटे हुए हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, the first thing is, in this particular type of transportation, energy is always required, and this energy is actually used by a transporter or carrier molecule. This carrier protein, it uses this energy in order to carry a substance from outside to inside of the cell or from inside to outside of the cell. तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहली बात याद रखना है कि इसमें एक कैरियर प्रोटीन, जिसको आप क्या कहते हैं, वाहक और ट्रांसपोर्टर, द्वारा। अब बात इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एक्टिव वर्ड जब हम यूज करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि एनर्जी यूज हो रही है। एनर्जी की सहायता से, एनर्जी को खर्च करके दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रांसपोर्टेशन कराया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो सही, लेकिन उसमें एनर्जी की जरूरत है, परिवहन कराया जाता है। अब इसमें ध्यान ये रखेगा कि इसमें आउटसाइड सेल, सेल के बाहर और इनसाइड ऑफ अ सेल, दोनों तरफ का ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। इसमें सेल के बाहर और अंदर, ये दोनों ही जगह आप देखोगे ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है या इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एनर्जी खर्च हो रही है और उस एनर्जी का यूज कौन कर रहा है, कोई ना कोई वाहक, ट्रांसपोर्टर। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड हियर, ट्रांसपोर्टर इज रिक्वायर्ड।
एनर्जी इज देयर, एनर्जी की भी ज़रूरत है। अब हम कुछ और बातें करते हैं इसी के बारे में भाई, कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन जब एनर्जी खर्च करके होगा तो डेफिनेटली आपने जैसे देखा होगा कि जो पानी का पंप होता है उसमें बिजली हम देते हैं तो वो ऊपर छत पे जो हमारी टंकी है वहाँ तक पानी को चढ़ा देता है। ऐसे पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता। पानी को ऊपर चढ़ाने में कौन विरोध कर रहा है? गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम बिजली खर्च कर रहे हैं पंप में, तो हमारा पानी का पंप उस ग्रेविटी के विरुद्ध ऊपर पानी को चढ़ा रहा है। बस एग्जैक्टली यही बात यहाँ पर भी है। यहाँ एनर्जी खर्च हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये बड़े आराम से कम सांद्रता वाले क्षेत्र से ज़्यादा सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर भी पदार्थों को धक्का मार मार के पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ बड़ी विशेष है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट अकर्स, ये होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसा कि मैंने उदाहरण में बताया कि पानी ऊपर से नीचे तो आ सकता है बिना ऊर्जा खर्च किए, लेकिन नीचे से वापस ऊपर चढ़ाने में उसे मुश्किल होगी, उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। जब आप कह रहे हो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका सीधा मतलब है कि बात हो रही है द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, द सब्सटेंस मूव्स टूवर्ड्स अ रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ निम्न सांद्रता क्षेत्र से, निम्न सांद्रता क्षेत्र से उच्च सांद्रता क्षेत्र की ओर गति। ये चीज कठिन है क्योंकि आपको पता होगा ना विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी पदार्थ अपने ज्यादा सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर बड़े आराम से आ जाता है। ये तो विसरण है, इसमें एनर्जी नहीं लगती है। पर ये वाली जो चीज आप देख रहे हो, निम्न सांद्रता क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति किसी पदार्थ की, उसमें मुश्किल है भाई, उसमें तो एनर्जी बिना नहीं हो सकता। तो ये जो है निम्न सांद्रता क्षेत्र से उच्च सांद्रता क्षेत्र की ओर, इसे ही तो कह रहे हैं अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आप इसको हिंदी में अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि भाई ये तो सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, प्रवणता यानी ग्रेडियंट के खिलाफ, के विरुद्ध कार्य हो रहा है। ये सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, ये चीज याद रखें। तो इस कारण से ऐसा नहीं होगा कि ये रुक जाएगा। आपने मैंने पिछले वीडियो में जैसे कि आपको बताया था, निष्क्रिय परिवहन जिसमें ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, वहां पर क्या होता है, कोई पदार्थ ज्यादा सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जा रहा है, बड़े आराम से जाता है। जैसे जल ऊंचाई से नीचे गिर सकता है बड़े आराम से, तो वो भी ऊंचे सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, नीची सांद्रता की ओर बड़े आराम से पदार्थ जा रहा है। पर कब तक? लगातार पूरे टाइम नहीं जा सकता। जैसे ही आप देखोगे कि उन दोनों क्षेत्रों में उस पदार्थ की मात्रा बराबर हो गई, तो फिर आप देखोगे कि वो नेट डिफ्यूजन रेट 0 हो जाती है। कहने का अर्थ है फिर वो पदार्थ आप नहीं देखोगे कि वो जा पा रहा है। जब दोनों क्षेत्रों में बराबर बराबर हो गया तो उसके बाद ये वाला निष्क्रिय परिवहन रुक जाता है। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, सक्रिय परिवहन, ये नहीं रुकता। ये कम हो जाएगा पदार्थ, फिर भी होता रहेगा ज़्यादा सांद्रता वाले, जब तक कि इस पदार्थ को हम यहाँ 0 ना कर दें और पूरा का पूरा पदार्थ दूसरी ओर ना पहुँचा दें। तब तक ये नहीं रुकेगा, तब तक ये चलता रहेगा। हमें तो अच्छा है ना, हमें तो एनर्जी मिल रही है, मतलब एनर्जी है हमारे पास, इसीलिए तो हम ये काम कर पा रहे हैं। तो अगर कोई एनर्जी की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो सकता है। ये सबसे अच्छी बात है। अब अपन बात करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कितनी तरह का होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को वैसे मोटे मोटे तौर पे अगर अपन कहें तो आप इसको बांट सकते हो
2 या 3 तरीकों में। जैसे कि आप कह सकते हो कि भाई एनर्जी अगर डायरेक्ट यूज़ हो रही है एटीपी से, एटीपी क्या होती है, ऊर्जा की मुद्रा माना जाता है, एनर्जी करेंसी। एटीपी का जलपघटन होता है, उससे एनर्जी निकलती है, उससे कोई पदार्थ सीधा पहुंच गया अंदर उसकी सहायता से, तो आप कह दोगे ये तो प्राथमिक प्रकार का सक्रिय परिवहन है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पर एक और तरीके का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसको आप कहते हो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी एनर्जी का खर्च तो होगी वो, पर आपको दिखेगी नहीं डायरेक्ट खर्च होते हुए, इनडायरेक्टली उसका यूज होगा। वो मैं समझा दूंगा आपको कि इनडायरेक्टली एटीपी एनर्जी कैसे यूज होगी। और फिर तीसरा होता है थोक के भाव में अगर किसी पदार्थ को हमें कोशिका के अंदर ले जाना है, सेल के अंदर ले जाना है, तो फिर बल्क ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो हम 3 चीजों को यहां पर डिस्कस करेंगे आज, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के 3 प्रकार। तो देखिए 3 काइंड्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, 3 काइंड्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। हर एक का एग्जाम्पल भी देखेंगे भाई। अब ये 3 प्रकार का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें सबसे पहला वो डिस्कस करूंगा जिसमें एटीपी एनर्जी डायरेक्ट खर्च हो जाती है। तो इस बात को अपन ध्यान में रखते हुए कि एटीपी एनर्जी डायरेक्ट खर्च होती है, इसके लिए आपने उसको नाम दिया है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी एक्टिव, हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक सक्रिय। तो प्राथमिक सक्रिय परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें ध्यान ये रखना कि जो वाहक या कैरियर पदार्थ को ले जाएगा इसमें, वो कैरियर खुद एटीपी को तोड़ने वाला एंजाइम है। यानी मैं बताता हूं कैसे, कि इसमें कैरियर प्रोटीन, कैरियर वही है ना वाहक जो पदार्थ को ले जाता है, स्वयं एटीपीएस एंजाइम की तरह काम करता है। एटीपीएस एंजाइम की भूमिका निभाता है और ये क्या करता है, यह एटीपी अणु यानी मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करके, हाइड्रोलाइज जल अपघटन, उससे निकली हुई ऊर्जा को, उससे प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग पदार्थ के परिवहन में प्रत्यक्ष रूप से करता है। तो पदार्थ के परिवहन में प्रत्यक्ष, इसमें प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से करता है। अब कैसे हैं भाई इसका एग्जाम्पल, वो देख लीजिए। इसमें ध्यान ये रखेगा कि एटीपी अणु की डायरेक्ट एनर्जी यूज हो रही है, इसीलिए आप इसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कह रहे हैं। इसमें हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। इसको अपन इस तरह लिखते हैं, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सोडियम पोटेशियम विनिमय पंप या एटीपीएस पंप। एटीपीएस की तरह काम कर रहा है ना ये उठा के ले जाने वाला सोडियम और पोटेशियम को, इसलिए। अब ये जो सोडियम पोटेशियम विनिमय पंप है, इसका काम क्या है ये देखिए। सबसे पहले तो ये हर जंतु कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में है, ये याद रखिए। प्रत्येक जंतु की कोशिका कला में उपस्थित कोशिका कला में उपस्थित, ये चीज याद रखिए। अब देखिए, चलिए अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं ये कि किस तरह से ये काम करेगा।
सबसे पहले तो मैं एक सेल यहाँ पे बना देता हूँ। मान लीजिए ये कोशिका है, ये इसके बाहर प्लाज्मा झिल्ली है, ये इसकी प्लाज्मा झिल्ली है। यहाँ पर अपन एक प्रोटीन बनाएंगे जिसको अपन क्या नाम देंगे, ATPase, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ये देखिए, ये रहा वो, ये है वो जिसकी अपन बात कर रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। ध्यान रखना है, पंप बोल रहे हैं, है एक प्रोटीन, प्लाज्मा झिल्ली का एक प्रोटीन है। अब ये ATP खर्च करके क्या करेगा उसको देख लीजिए। ATP खर्च करके ये एक ATP अगर एनर्जी अपन कहें कि एक ATP एनर्जी ये यूज कर रहा है, अगर इसको एक ATP एनर्जी मिलेगी तो फिर ये इसका यूज करके सोडियम को तो बाहर धक्का मारेगा और बदले में ये देखिए, ये इसने धक्का मारा बाहर सोडियम को। एक बार में कितने सोडियम बाहर धकेल दिए, 3, और बदले में ये ले लेगा, ये देखिए 2K+। तो हम क्या देख रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप जो है, जो कि हर जंतु की प्लाज्मा झिल्ली, मैं हर जंतु कह रहा हूं, अमीबा से लेके मानव तक, हर एक जंतु की, हर एक जीवित कोशिका, हर एक लिविंग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे लाखों करोड़ों सोडियम पोटेशियम पंप बैठे हैं और ये लगातार काम कर रहे हैं। ये सोडियम को बाहर धक्का मार रहे हैं, सेल से बाहर निकाल रहे हैं, बदले में पोटेशियम को अंदर ले रहे हैं। यही कारण है कि अगर कोई पूछे कि सेल के अंदर किस आयन की अधिकता होती है, किसी सेल के अंदर कौन सा आयन ज़्यादा मिलता है, तो आपको बताना है कि भाई K+ आयन ज़्यादा होते हैं सेल के अंदर। क्यों होते हैं वो आपको दिख रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप तो लगातार काम करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप के लगातार काम करने से पोटेशियम अंदर आता रहता है सेल के। और फिर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, बाह्य कोशिकीय द्रव में कौन सा आयन ज़्यादा होता है, तो सेल के बाहर कौन सा आयन ज़्यादा होगा। आपको पता है सोडियम पोटेशियम पंप जब काम करता है तो सोडियम को बाहर धक्का मारता है, Na+ को, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF या बाह्य कोशिकीय तरल में सोडियम ज़्यादा होगा। तो हमेशा सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है और सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा होता है। अगर मैं सेल के बाहर की बात कर रहा हूँ तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा मिलने वाला तरल हमारे शरीर में है ब्लड। ब्लड में प्लाज्मा वाला जो हिस्सा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही तो है, ECF बाह्य कोशिकीय द्रव ही तो है वो प्लाज्मा में आप देखोगे सोडियम ज़्यादा है, पोटेशियम कम। सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, सेल के बाहर प्लाज्मा में सोडियम ज़्यादा है, और कारण यही है सोडियम पोटेशियम पंप का काम करना। इसी तरह एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, इसी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ये हमारे स्टमक यानी आमाशय में चलता है। तो आमाशय की दीवार में, आमाशय यानी स्टमक, हमारा स्टमक की भित्ति में, भित्ति मतलब दीवार, उसकी वॉल में आपको एक और ATPase मिलेगा जिसको कहते हैं प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंज पंप। इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन पोटेशियम ATPase पंप। तो इसमें भी अपन एक सेल बना के देखते हैं। वही ये एक स्टमक सेल है, स्टमक मतलब आमाशय, आमाशय की कोशिका है। यहाँ पर आमाशय की गुहा है, ये वाले हिस्से में मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए आमाशय की गुहा यहाँ पर है। ये वाले हिस्से में आमाशय की गुहा या कैविटी, यहाँ पर कैविटी है। तो ये आमाशय की कैविटी यहाँ पर है, ये आमाशय की कोशिका है या आमाशय की सेल है,
स्टमक की एक सेल है। तो स्टमक ये सेल है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा एक पंप, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। क्या नाम है इसका? प्रोटॉन पोटेशियम पंप। ये है पंप, इसको H+ K+ पंप बोलिए। 1 ATP एनर्जी खर्च होगी तो ये क्या करेगा? 1 ATP एनर्जी खर्च करके 1 ATP एनर्जी, जैसे 1 ATP एनर्जी खर्च होगी तो ये क्या करेगा? इस दिशा में धक्का मार के H+ आयन को बाहर कर देगा और बदले में K+ को अंदर ले लेगा। अब ये जो H+ है, ये जानते हैं जब ये गुहा में पहुंचेगा तो ये क्या करेगा? ये गुहा में पहुंचकर एक और आयन से जुड़ेगा और वो आयन अपने आप ही बाहर आया है अलग तरह से, एक निष्क्रिय रूप से, पैसिव रूप से, और वो है क्लोराइड। अब क्लोराइड आयन और ये H+ आयन, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो आपको पता है आमाशय में क्या निकलता है? एक विशेष अम्ल निकलता है ना। उस अम्ल को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखिए HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस तरह से हमारे आमाशय में बन के निकलता रहता है। आमाशय की दीवार की जो सेल्स हैं वो एनर्जी खर्च करके हाइड्रोजन आयंस को इस तरफ, आमाशय की गुहा की तरफ, आमाशय कैविटी में धकेलती हैं, जबकि क्लोराइड आयन जो हैं वो तो सरल विसरण करते हैं, वो तो क्लोराइड चैनल से होके आते हैं, तो उनके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और फिर ये क्लोराइड और हाइड्रोजन जब आपस में मिल जाएंगे तो आपको HCl मिल जाएगा। ये हमारे आमाशय स्टमक की बात है। तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन समझ में आपको आ गया होगा। इसमें डायरेक्ट ATP एनर्जी खर्च हो रही है। अब हम दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट है जिसको आप कहते हैं कि भाई ये तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बाद आ गए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या विशेषता होती है उसको समझिए। इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात हमको ये जाननी है कि इसमें कभी भी एक पदार्थ आता जाता नहीं दिखेगा, दो एक साथ जाएंगे। तो यहां पर आपको दिखेगा दो पदार्थों का को ट्रांसपोर्ट, सह परिवहन होता है। ये को ट्रांसपोर्ट है। तो को ट्रांसपोर्ट साथ साथ ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी क्या चीज आपको पता चलती है इसमें कि भाई को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो वाली बात तो सही है, पर इसमें से एक पदार्थ वो तो जा रहा है along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी वो तो जा रहा है अपनी सांद्रता प्रवणता की ओर, पर उसी के दौरान उसी समय दूसरा पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के खिलाफ जा रहा है। इस चीज को अभी मैं समझाता हूं। अभी आप ये देखिए, इन दो पदार्थों में से एक पदार्थ का परिवहन, एक पदार्थ का ट्रांसपोर्ट तो अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सांद्रता प्रवणता की ओर हो रहा है। सांद्रता प्रवणता के अनुकूल हो रहा है। किंतु दूसरे का परिवहन, किंतु दूसरे पदार्थ का परिवहन ठीक इसका उल्टा हो रहा है, यानी सांद्रता प्रवणता के खिलाफ, प्रवणता के विरुद्ध होता है। अब इसको मैं समझा देता हूं सिंपल तरीके से। देखिए, इसमें मान लीजिए अपन कहें
कि भाई ये है पदार्थ ए, पदार्थ इसको नाम देंगे ए। ये तो क्या करेगा, नॉर्मल जाएगा, उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र को, ये तो पहुंच गया। लेकिन इसी दौरान जब ये ऐसा कर रहा होगा तभी हम देखेंगे कि पदार्थ बी ठीक उल्टा जा रहा है, ये निम्न सांद्रता क्षेत्र से गति कर रहा है, जो कि मुश्किल होती है। निम्न सांद्रता का जिस क्षेत्र में कम है अणु, उससे उस क्षेत्र में जहां पहले से ज्यादा बैठे हैं उस ओर ले जाना मुश्किल है। ये कुछ वैसा ही है जैसे गुरुत्व के विरुद्ध हम पानी को ऊपर छत पर टंकी में चढ़ाने की कोशिश करें, वो चीज कठिन है। ठीक वैसे ही पदार्थ बी का काम हो रहा है, ये निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर चल पड़ा। ये काम मुश्किल है, मैं पहले ही बता रहा हूं। क्षेत्र को, अब ये दोनों चीजें चूंकि एक साथ हो रही हैं, इसीलिए आप इसको कह रहे हो सह परिवहन, को ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि को ट्रांसपोर्ट आप इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो पदार्थ एक साथ आते जाते दिखते हैं आपको। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें इसे एक्टिव क्यों कहा है, इसमें क्या एटीपी यूज होता है, तो ये वाला पॉइंट हमारा नेक्स्ट है। इसमें आपको याद रखना है एटीपी खर्च तो होगा पर वो दिखेगा नहीं खर्च होते हुए। इसमें एटीपी ऊर्जा का अप्रत्यक्ष योगदान होता है। अप्रत्यक्ष योगदान कैसे है वो मैं अभी समझा देता हूं। क्योंकि पदार्थ ए को, पदार्थ ए की सांद्रता प्रवणता इसी एटीपी के कारण कायम रहती है। सांद्रता प्रवणता, कुछ हिंदी वालों को भी ये वर्ड समझ में नहीं आता है। सांद्रता प्रवणता का मतलब होता है कि झिल्ली की एक ओर आयन उस पदार्थ के ज्यादा हो, दूसरी ओर आयन कम हो, तो हम इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सांद्रता प्रवणता। तो ये इंग्लिश में भी लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्योंकि पदार्थ ए, तो पदार्थ ए की जो ये सांद्रता प्रवणता दिख रही है ना, वो उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न की ओर, तो उच्च एक तरफ है, दूसरी ओर निम्न है, पदार्थ ए की बात कर रहा हूं। तो वो पदार्थ ए जो है उसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वो गति कर रहा है। पर उच्च सांद्रता बनी कैसे उसकी, एटीपी खर्च करके, एटीपी खर्च करके वो उच्च सांद्रता उसने बनाई हुई है। तो पदार्थ ए की सांद्रता प्रवणता, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसी एटीपी एनर्जी के कारण कायम रहती है, एनर्जी को खर्च करके कायम रहती है। अब इस चीज को थोड़ा सा एक सिंपल बात कह के आपको और समझा देता हूं। देखिए, अगर अपन कह रहे हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्वितीयक सक्रिय परिवहन, तो ये कुछ कैसा है उसको मैं समझा देता हूं। अगर कोई झरना पानी का, ऊपर से पानी बहुत ऊंचाई पे अगर है, नीचे गिरने वाला है, तो आपको पता है कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा ऊंचाई पर है और नीचे गिरने वाली है, तो पक्की बात है कि वो अपने अंदर जो चीज़ जितनी ऊंचाई पर होगी उसके अंदर उतनी ऊर्जा होगी, क्योंकि आपको पता है गुरुत्व उसको अपनी ओर खींचेगा। तो जितनी ज़्यादा ऊंची वो बैठी है उतना ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी लेकर बैठी है। अब वो पानी नीचे गिरा, पानी नीचे गिरा तो क्या हुआ, वो जो एनर्जी है उसकी, वो एनर्जी हम किसी काम में ला सकते हैं। नीचे गिरते जल की, उस नीचे गिरते जल से आप चाहो तो बिजली बनाओ, टरबाइन चलाओ, चाहे तो
आटा पीसने की चक्की चला लो, चाहे और कोई चीज़ कर लो, उसमें एक ऊर्जा है ना। बस यही बात यहाँ पर आपको लागू करनी है। इसमें पदार्थ ए जो है, जो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर आ रहा है, वैसे ही जैसे झरना गिर रहा हो, तो उसमें बैठी ऊर्जा का प्रयोग आप दूसरे पदार्थ को निम्न सांद्रता क्षेत्र से उच्च सांद्रता क्षेत्र की ओर ले जाने में कर सकते हैं। जैसे अपन एक काल्पनिक चित्र बना के यहाँ देखते हैं। काल्पनिक चित्र केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ, इससे बस बात को थोड़ा सा आपको समझ में आएगी बात। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई देखो, मेरे पास ये एक बाल्टी है और इस बाल्टी में जल भरा हुआ है या दूध भरा हुआ है, कुछ भी है ना, तो पानी की बाल्टी। इस पानी की बाल्टी को मुझे उस ऊंचे चट्टान या पहाड़ी के ऊपर ले जाना है। अब पहाड़ी कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है वो पहाड़ी जिसके ऊपर मुझे इसे ले जाना है। ये देखिए पहाड़ी, इस पहाड़ी के ऊपर मुझे इसको ले जाना है। मुश्किल काम है। मुश्किल क्यों काम है वो आपको अच्छे से पता होगा। भाई मुश्किल इसलिए है क्योंकि पहाड़ी ऊंचाई पर है। इसको बाल्टी को उठा के ले जाऊंगा तो मेरी ऊर्जा लगेगी, खर्च होगी, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य होगा। लेकिन एक फायदा हमको यहाँ पर मिलेगा, अगर ये झरना इसके ऊपर से तेज बहाव वाला बह रहा हो तो इस चीज़ को देखिए, इसमें हमारे पास एक स्थैतिक ऊर्जा वाली चीज़ हमको यहाँ पर दिखानी है, बतानी है कि भाई इसमें एक झरना भी बह रहा है। तो पानी का झरना मान लीजिए यहाँ से यहाँ ऐसे तेजी से बह रहा है, बहुत तेजी से ये पानी का झरना आ रहा है। तो ये झरना, क्या इस झरने के में बैठी हुई ऊर्जा का प्रयोग आप कर सकते हो? भाई झरने को तो नीचे आने में कोई ऊर्जा लग नहीं रही है, आपको अच्छे से पता है। झरने का पानी नीचे आ रहा है, उसमें कोई ऊर्जा खर्च थोड़ी ना हो रही है, वो तो गुरुत्व के प्रभाव में वैसे ही नीचे आ रहा है। अगर वो नीचे आ रहा है तो उसके अंदर कुछ ऊर्जा है, उस ऊर्जा का प्रयोग करके बाल्टी को ऊपर ले जाओ। तो आप कहोगे भाई ये कैसे संभव है? तो देखो ना, ये चीज़ आप कर सकते हैं। अपन काल्पनिक चित्र ही तो बना रहे हैं इसमें, तो काल्पनिक चित्र को आप बड़े आराम से इसमें करके समझा सकते हैं कि भाई ये तो हम सर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक लीवर वाला सिस्टम भी तो होता है। ये देखो, ये लीवर, ये रहा, ये लीवर अगर है तो हम बड़े आराम से इस लीवर की सहायता से इस पानी की में जो भी ऊर्जा बैठी हुई है उस ऊर्जा की सहायता से इस बाल्टी को ले जा सकते हैं। क्योंकि ये जो है सीसॉ जैसा अपन ने बना लिया, जैसे बच्चे वो होते हैं ना झूले पर, सीसॉ, एक इधर बैठ जाता है एक इधर बैठ जाता है, उस तरह की कुछ चीज़ मैंने बनाई है। अब आप इसको देख लीजिए कि भाई ये जो पानी है ये जब गिरेगा तो ये पानी इसके ऊपर तेजी से आएगा, तेज बहाव वाला। यहाँ पे बल लगेगा, जब यहाँ पे बल लगेगा तो डेफिनेटली ये वाली जो सीसॉ है या ये जो लीवर या बनाया है अपन ने, ये ऊपर की ओर होगा, ये नीचे की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा तो बाल्टी उड़ के ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये जो बाल्टी है, ये बाल्टी देखिए कितने आराम से ऊपर चली गई। कहने का इधर अर्थ क्या था, बाल्टी को ऊपर ले जाना कठिन था, लेकिन बगल में पानी का झरना बह रहा था, वो ऊंचाई से नीचे आ रहा था। उसमें बैठी ऊर्जा का प्रयोग हमने किसके लिए कर लिया? बाल्टी को ऊपर ले जाने में। बस हाल यही होता है हमारे द्वितीयक सक्रिय परिवहन में। इसमें एक पदार्थ ए अपने उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर जा रहा होता है। उसमें जो ऊर्जा होती है उसका प्रयोग हम दूसरे पदार्थ को उसकी सांद्रता प्रवणता के खिलाफ ले जाने में प्रयोग कर लेते हैं। तो ये जो है, इस चित्र के माध्यम से आप थोड़ा सा उसकी कल्पना कीजिए उस चीज़ की। अब ये जो है पदार्थ ए और बी, ये अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उसको कहेंगे भाई ये तो सिम्पोल्ट है, और अगर एक दूसरे से उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो आप कहेंगे ये एंटीपोल्ट है।
तो ये सक्रिय द्वितीयक परिवहन जो है इसके दो प्रकार हो सकते हैं, दो प्रकार का। आप उसको कहते थे ना सह परिवहन, को ट्रांसपोर्ट, पर ये फिर भी दो प्रकार का हो सकता है। नंबर एक, एंटीपोर्ट, यानी पदार्थ ए और बी विपरीत दिशा में गति करें। पदार्थ ए एंड बी विपरीत दिशाओं में गमन करें। जैसे मैं बताता हूं उदाहरण। इसका अच्छा सा उदाहरण है हमारी आंत में, इंटेस्टाइन में। आंत के अंदर की जो दीवार होती है ना, जो परत होती है, उसे म्यूकोसा कहते हैं। उस म्यूकोसा में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट। अब पिछले वाले वीडियो में जब अपन निष्क्रिय परिवहन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज दोनों तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। वो निष्क्रिय यानी पैसिवली भी हो सकता है बिना ऊर्जा खर्च किए, और एक और तरीके से हो सकता है जो अभी आप देखोगे। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, इसके लिए एक ट्रांसपोर्टर या वाहक कौन है? उस वाहक को कहते हैं SGLT की सहायता से। अब SGLT जो है उसका फुल फॉर्म है सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर जो है वो कैसे काम करता है वो देख लीजिए। ये मैंने बनाया म्यूकोसा का एक सेल, ये लीजिए, ये म्यूकोसा एक सेल है। इसके पास SGLT बनाते हैं भाई, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर बना देते हैं। ये है SGLT, इसकी दीवार में बैठा है। ध्यान रखना ये SGLT वाहक है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये वाला जो सेल है जिसको आप कह रहे हो म्यूकोसा सेल, आंतरिक म्यूकोसा की कोशिका, ये जो आंतरिक म्यूकोसा की कोशिका है, ये सेल है, ध्यान रखना। ये वाले सेल के अंदर हम देख रहे हैं कि Na+ जो है वो कम है और ग्लूकोज भी कम है। तो बाहर से सोडियम भी और ग्लूकोज भी दोनों साथ साथ आ सकते हैं। 2 सोडियम और 1 ग्लूकोज, ये वाली जो चीज है वो एक साथ अंदर आएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला जो उदाहरण है ये सिम्पोर्ट का उदाहरण है। सिम्पोर्ट साथ साथ आ रहे हैं। और एंटीपोर्ट, इसको, ये सिम्पोर्ट नहीं है, एंटीपोर्ट है। ये सिम्पोर्ट इधर लिखना चाहिए मुझे, सॉरी। ये सिम्पोर्ट है और इसमें एक ही दिशा में परिवहन हो रहा है, एक ही दिशा में परिवहन। तो ये जो आप देख रहे हो ये सिम्पोर्ट वाली चीज, इस सिम्पोर्ट में क्या हो रहा है, यहां पर बाहर सोडियम ये अधिक है, अधिक सांद्रता। यहां पर ग्लूकोज ये कम है, यहां पर ग्लूकोज अधिक है। अब यहां पर एक चीज का हो रहा है along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एक चीज हो रहा है वो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये जो सिम्पोर्ट है इसका हमारा बेस्ट एग्जाम्पल यही है, SGLT। तो सिम्पोर्ट में हमने सबसे पहले जो देखा वो है कि इसमें 2 पदार्थ हैं, उनमें से एक अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति कर रहा है, दूसरा जो है वो कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे सोडियम तो बड़े आराम से अपने आप अंदर जा रहा था म्यूकोसा सेल में, लेकिन म्यूकोसा सेल में जब वो अंदर गया तो अपने साथ ग्लूकोज को भी पकड़ के ले गया। ग्लूकोज तो आनाकानी कर रहा था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा म्यूकोसा सेल में, लेकिन ये ग्लूकोज भी उसके साथ ही अंदर पहुंच गया।
तो ये सिम पोर्ट का एक अच्छा उदाहरण है कि इंटेस्टाइन म्यूकोसा में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होना। अब जो मैं पहले बता रहा था, जो गलती से मैंने एंटीपोर्ट यहाँ लिख दिया था ना, अब मैं उसको बताता हूँ। एंटीपोर्ट क्या है उस चीज को अपन देखते हैं। यह है दूसरे प्रकार का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जिसको एंटीपोर्ट कहते हैं। ये जो एंटीपोर्ट है इसमें क्या है, पदार्थ ए और बी का विपरीत दिशाओं में परिवहन। जैसे आप क्या देखोगे कि पदार्थ ए और बी विपरीत दिशाओं में अगर परिवहित हो रहे हैं तो उनमें से एक पक्की बात है कि एक सांद्रता प्रवणता के अनुकूल हो रहा होगा, पर दूसरा कैसे हो रहा होगा, सांद्रता प्रवणता के खिलाफ, विरुद्ध। तो इस चीज को अगर अपन देखें तो जैसे कि अपने हृदय में, इसका एक उदाहरण है हार्ट में, हार्ट मसल की कोशिका कला में आप देखोगे कैल्शियम, सोडियम, एंटीपोर्ट बैठे हुए हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टर हैं ये किस तरह से काम करेंगे वो देख लेते हैं। ये हार्ट की एक सेल अपन बना रहे हैं। मसल सेल वैसे ऐसी चौकोर नहीं होती है, लेकिन केवल समझने के लिए बना रहे हैं। ये देखिए सेल है। अब यहां पर अगर अपन इस एक्सचेंजर को बनाएं, ये है वो एक्सचेंजर, ये लीजिए, ये एक्सचेंजर ट्रांसपोर्टर, इसको एक्सचेंजर भी कह सकते हैं क्योंकि ये दो चीज का एक्सचेंज करेगा। इसको अपन ये देखिए अपन बनाएंगे यहां पर ये क्या करेगा कि कैल्शियम को तो बाहर धक्का मारेगा और बदले में सोडियम को भीतर ले लेगा। ये जो चीज है एक दूसरे से उल्टी दिशा में जाना, इसको कहते हैं आप एंटीपोर्ट। तो इसमें सोडियम जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है, यानी ये तो बड़े आराम से जा रहा है, लेकिन जिस वाहक से होके जा रहा है, जैसे ये सोडियम बाहर से अंदर आता है तो इस वाहक में इस तरह के बदलाव होते हैं, इस कैरियर प्रोटीन में ऐसे बदलाव होते हैं कि वो कैल्शियम को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता क्षेत्र की ओर, निम्न कैल्शियम यहाँ पर उच्च कैल्शियम की ओर धकेल देते हैं। तो ये एंटीपोर्ट हो गया भाई। तो ये जो एक्सचेंजर है, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट, ये दोनों को ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। और इन दोनों में एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है एटीपी की, मैं ये बता दूं, सोडियम को बाहर उच्च बनाए रखने में एनर्जी खर्च हो रही है। ये बात मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ कि यहाँ पर सिमपोर्ट हो चाहे एंटीपोर्ट हो, सिमपोर्ट अथवा एंटीपोर्ट में एटीपी एनर्जी का व्यय मुख्य रूप से Na+ की उच्च सांद्रता बाहर बनाए रखने में होती है। सेल से बाहर बनाए रखने में होती है। तो ये वाली चीज आपको होते हुए दिखेगी नहीं। आप तो देखोगे कि सोडियम बाहर ज्यादा है, बस इतना देखोगे, ये नहीं जान पाओगे कि सोडियम बाहर क्यों ज्यादा है, क्योंकि एटीपी ऊर्जा खर्च करके आपने सोडियम को बाहर ज्यादा किया है। अब सोडियम बाहर ज्यादा है तो वो तो तेजी से अंदर जाएगा, और जब वो अंदर जाएगा तो जैसा कि अपन ने पीछे देखा सिमपोर्ट में, वो ग्लूकोज को भी लेके चला गया, या इस वक्त एंटीपोर्ट में देखा कि उसने कैल्शियम को बाहर धकेलवा दिया, बाहर निकल गया कैल्शियम उसी के कारण। तो ये जो चीज़ है उसको बस याद रखना है आपको, तो बनाए रखने में होती है। अब अपन बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट पे आ गए हैं।
जैसे कि मैंने बताया था कि एक तीसरे प्रकार का भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, और वो ट्रांसपोर्टेशन होता है बल्क ट्रांसपोर्टेशन। बल्क का मतलब है थोक के भाव में ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो बल्क ट्रांसपोर्टेशन है उस चीज़ को अपन अब देखते हैं। बल्क यानी थोक के भाव में बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन। बल्क ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि कोई ठोस चीज अधिक मात्रा में ठोस पदार्थ कोशिका के अंदर आ जाता है। अधिक क्वांटिटी में ठोस पदार्थ सेल के भीतर ले लिया जाता है, सेल के अंदर खींच लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली अंदर धंसती है, जिससे एक अंदर गहराई गड्ढे जैसी चीज बन जाती है, उसमें वो ठोस पदार्थ आ जाता है। बाद में प्लाज्मा झिल्ली अलग करके बिल्कुल उसको चारों ओर से घेर कर अलग हो जाती है, कोई सेल के अंदर पहुंच जाती है, एक कह सकते हैं धानी के रूप में, एक रिक्तिका के रूप में। तो वो वाली जो वैक्यूल के रूप में या वेसाइकल के रूप में प्लाज्मा झिल्ली बन गई, उसके अंदर वो ठोस पदार्थ कैद है, इसको ही आप कहते हैं एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस। तो इसमें कौन सा प्रोटीन काम आता है, उस प्रोटीन का नाम याद रखिए, क्लैथ्रिन। क्लैथ्रिन प्रोटीन की सहायता से, क्लैथ्रिन प्रोटीन की हेल्प से प्लाज्मा झिल्ली की थैलियों में पदार्थ कैद। अब इसको अपन कैसा उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल कौन सा लेंगे, तो देखिए इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लूंगा अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण करना। अमीबा जब भोजन लेता है तो इसी तरह तो एंडोसाइटोसिस होती है, अंतः परासरण। तो अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण, और हमारे जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं वो रोगाणु को ऐसे ही खाती है। इसको एंडोसाइटोसिस आप कह रहे हैं, अमीबा द्वारा भोजन करने को। फैगोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं, WBC द्वारा रोगाणु को खाना, रोगाणु का भक्षण, इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इसी तरह आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे लिवर में कोलेस्ट्रॉल जब अंदर आता है तो वो भी एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से ही आता है। तो ये जो था, इसमें आपको मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन समझाया है, कोशिश की थी सिंपल करने की। इसको वीडियो को देखिए, और हमारे जो प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब पर एक्सपर्ट पढ़ाई, उसको प्लीज़ उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।